हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासता प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज के अभ्यास के दौरान हम बात करेंगे जो कि यूपी में होने वाली यूपी टेट परीक्षा के इन्वायरमेंट की, ईबीएस की, इसकी जो अभी जो 23 जनवरी को जो यूपी टेट का पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए मैं एक क्विक रिवीजन सीरीज़ लेकर आके आया हूँ, जिससे कि आप कम समय में और थोड़ी सी वीडियो देख करके आप अपने बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 120 प्लस ले आएंगे, लेकिन हाँ, आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखी तो। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स की फॉर्म में है और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि सुपर टेट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? देखिए, पर्यावरण मीन्स होता है चारों ओर, और आवरण मीन्स ढका हुआ या घिरा हुआ होता है। तो इसकी एक परिभाषा बन जाती है कि जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। यानी जो जीव है, जीव को जो चारों ओर से घिरा हुआ है, वही क्या है? पर्यावरण। अर्थात देख लीजिए, जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, जो उनका जो उन सब लोगों का जो पृथ्वी और पेड़ पौधे, मनुष्य है ना, इन सब का क्या समूह को मिला, इन सब समूह को जो चारों ओर से है, चारों ओर से घिरा है, यह समूह को चारों सामूहिक रूप से, यानी इन सभी के जो, जैसे कि आपका पृथ्वी हो गया, जल हो गया, है ना, पेड़ पौधे हो गए, इन सभी को अगर सामूहिक रूप में देखा जाए तो यही क्या है? आपका पर्यावरण है। देखिए डियर फ्रेंड्स, पर्यावरण का जो अधिनियम आया था वो आया था आपका 1946 में। पर्यावरण अधिनियम आया था 1946 में, आपको ये डेट याद रखनी है। और उसके अनुसार एक पर्यावरण की परिभाषा थी, वो भी हम देख लेते हैं। क्या परिभाषा है? कि किसी जीव के चारों ओर, मैंने क्या कहा, किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दिशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आगे बढ़िए। देखिए, और इसके पर्यावरण और आपको क्लियर होता जाएगा किस तरीके से, जैसे आगे हम बताते जाएंगे। देखिए, परिभाषा के अनुसार ये समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू देखिए पर्यावरण के प्रमुख संघटक परिभाषा के अनुसार, देखिए अब हमने क्या कहा था, भौतिक और जैविक दिशाओं के। तो ये इसमें भौतिक को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो अजैविक बोला जाता है, और इसको बोला जाता है संघटक, यानी कि बायोटिक। ठीक है ना? तो ये 3 घटक होते हैं आपके, 3 संघटक होते हैं किसके? पर्यावरण के। एक तो हो गया आपका भौतिक घटक, दूसरा जैविक, और तीसरा होता है ऊर्जा। तो जो भौतिक घटक के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं, तो स्थल हो गया, दूसरा वायु, और तीसरा जल। जैविक घटक के अंदर आता है पादप, जिसके अंदर आते हैं पेड़ पौधे और जंतु, जिसमें जीव जंतु आ जाएंगे आपके, और सूक्ष्म जीव। ऊर्जा के अंदर आपकी सौर ऊर्जा आएगी और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि जो पर्यावरण है उसके चारों तरफ, मैंने कहा पर्यावरण क्या है? जीवों के चारों ओर जो भी कुछ है वही, चाहे पेड़ हो, पौधे हों, आपका घर हो, मकान हो, वायु हो, आकाश हो, ये सबको मिला करके पर्यावरण बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए पर्यावरण, ये हमने लिखा है, ये बीच में है आपके पर्यावरण। पर्यावरण के
एक तरफ क्या है वायुमंडल, और वायुमंडल के कौन कौन से भाग होते हैं इसको देखेंगे। देखिए पहला क्या है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा है आपका आयन मंडल। इसकी इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं तो इसकी एक ट्रिक है, देखिए TSM, इतना याद कर लें तो आपको ये 3 लेयर याद हो जाएंगे। TSM द सक्सेस मंत्रा, एक ये कोचिंग का नाम है द सक्सेस मंत्रा, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं TSM। तो इसको T से हो गया ट्रोपोस्फियर, और S फॉर स्ट्रेटोस्फियर, M फॉर मीसोस्फियर, यानी आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, और ये नेक्स्ट है आयन मंडल, और आपका सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो आपका पहला कौन सा हो गया आपका क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया आपका समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा हो गया आपका बहिर्मंडल। अब देखिए वायुमंडल क्या हो गया। अब नेक्स्ट इसके आगे आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल के भी 3 भाग हैं, एक तो आपका आ गया पर्वत, मरुस्थल और मैदान, ये क्या है स्थल मंडल के भाग हैं। फिर आपका आता है जलमंडल। जलमंडल में क्या है नदी है, तालाब हैं, झील है, हिमनद और सागर आते हैं जलमंडल के अंतर्गत। और एक और आपका भाग है क्या है, इसको बोलते हैं जीव मंडल। जीव मंडल में क्या जो भी जीवित हैं वही जीव मंडल कहलाते हैं, यानी पेड़ पौधे और क्या आएगा जीव जंतु, ये आपकी सजीव में आ गया जीव मंडल में। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि पर्यावरण क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नोट इसमें कर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप ये कमेंट में बताइए फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए आप ये समझ गए होंगे कि देखिए पर्यावरण क्या है, ये हम डाला पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो जीव के चारों ओर जो भी कुछ है वही सब पर्यावरण है, चाहे तो वो हो वायुमंडल हो, है ना, या तो वायुमंडल है या नहीं है केवल वायुमंडल है, और क्या है स्थल मंडल है, और क्या है आपका जलमंडल है, और क्या है आपका जीव मंडल। इस चारों घटक इसके जो होते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा भी देख सकते हैं, देख लीजिए वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। और इसके सारे मैंने आपको पार्ट्स भी बता दिए हैं कि पर्वत स्थलमंडल के अंदर कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। क्विक रिवीजन है कि आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, आपको याद भी कराता जा रहा हूँ साथ के साथ में। ये देखिए वायुमंडल, अब वायुमंडल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए यूडीएट में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वायुमंडल क्या है आगे आप सभी जानते हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन है, आप इसको देख लीजिए। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान गैसों का समूह ही वायुमंडल है, यानी वायु जो भी हमारे चारों तरफ जो भी गैस है वही क्या है वायुमंडल है। वायुमंडल में O2 और CO2 के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक व सहायक होते हैं। कौन कौन सहायक होते हैं, ये भी प्रश्न आया, ये एक तरीके का प्रश्न है बेटा, देख लीजिए फ्रेंड्स। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, प्रश्न आया, तो इसका सही आंसर है पेड़ पौधे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में प्रमुख गैसें और उनकी मात्राओं से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये देख लेते हैं 1 मिनट में। देखिए ये देखिए वायुमंडल में प्रमुख गैसों और उनकी मात्राएं, नाइट्रोजन क्या है 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, और आपका हीलियम है 0.005%, और नियोन है आपका 0.002%, और आर्गन आपको बताना है क्या है। जल्दी से कमेंट करिए आर्गन कितना परसेंट है, शायद आपको याद आ गया होगा, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहेगा 0.93%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपको पर्यावरण समझ में आ गया, अब देखते हैं हम
पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? तो देखिए पारिस्थितिकी क्या है, पहले परिभाषा देखते हैं, फिर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी पारिस्थितिकी क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा क्या है आपकी पारिस्थितिकी। और इस पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है, जीव जो वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध, जीवों का जो जीव हैं आपके जीव और क्या है, जीव और उसके जो चारों तरफ वातावरण है उससे उसका जो संबंध है उसको ज्ञात किया जाता है। किसके अंदर? पारिस्थितिकी के अंदर, या उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक जीव या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। ये नोट आपको याद रखना चाहिए। क्या है? प्रत्येक जीव या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन फेवरेट है यूपीटेट का, कि इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था 1869 ईस्वी में। कब किया गया था? 1869 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो देखिए इसको अर्नेस्ट हैकल और एजी टांसले में कभी कभी विरोधाभास, मतलब भूल जाते हैं आपकी कि पहले अर्नेस्ट हैकल आएगा या एजी टांसले आएगा, तो आपको याद आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, पक्की बात है। देखिए आपको छोटे या बड़े या तो आते ही होंगे जो आपने हिंदी सीखी होगी, तो उसमें आप देखें सबसे पहले क्या आ आता है या ए आता है? तो आप कहेंगे सर ए आता है पहले, तो ठीक है, बस याद हो गया हमें। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। और 1869 में किसने? अर्नेस्ट हैकल। एजी टांसले ए के बाद आ के बाद ए आता है, तो एजी टांसले ने किया था जो इकोलॉजी, ये तो हो गया इकोलॉजी, और वो इकोलॉजी सिस्टम यानी इकोसिस्टम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 में। आगे वो भी लिखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये देखिए इकोलॉजी शब्द को दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। इकोलॉजी किन 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 शब्दों से बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो पहला है आपका ओइकस। ओइकस मीन्स होता है घर और लोगस मीन्स होता है अध्ययन। तो इन दो शब्दों से मिलकर के बना है इकोलॉजी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए परिभाषा, इकोलॉजी की आप परिभाषा देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की देखिए परिभाषा भी पूछ लेता है, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना चाहिए। याद और एक बार समझ लेंगे तो आप बता तो देंगे पारिस्थितिकी क्या है, लेकिन एक बार वो परिभाषा को थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों अर्थात पेड़ पौधे, जीवधारी कौन से हो गए? पेड़ पौधे, जानवर, अणुजीव इसमें शामिल होते हैं, जो कि अपने जैविक पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई, क्या अजैव पर्यावरण के साथ क्रिया करके अंतः क्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं। अतः पारितंत्र एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। क्या बात समझ में आई? अतः पारितंत्र एक इकाई है जो कि एक ही आवास को बांटते हैं। इसका मतलब क्या? जीवधारी क्या हैं? जो जीवधारी हो, जैसे जीवधारी हैं, इसको सिंपल शब्दों में आप समझिए, जैसे कि ये जीवधारी हैं, ठीक है। जीवधारी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, पेड़ पौधे हो गए और आपके सूक्ष्म जीव हो गए। तो इनके बीच में जीवधारी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव के बीच में जो संबंध होता है और उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। देखिए
बल तालाब वन आदि इसके उदाहरण हैं। कौन कौन से तालाब और वन इसके उदाहरण हैं। और जो पृथ्वी विशाल पारितंत्र का उदाहरण, एक पृथ्वी भी क्या है, एक विशाल पारितंत्र का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए पृथ्वी क्या है। खुद पृथ्वी भी एक विशाल पारितंत्र, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव वायु वगैरह सब मिले हैं और उसका सब इसके अंदर समाहित हैं पृथ्वी के अंदर, तो ये एक पारितंत्र है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले ने दी थी। देखिए अभी मैंने अभी ऊपर बताया था, ये आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी, एजी टांसले ने दी थी। किसने दी थी, एजी टांसले ने। आपको याद हो गया होगा, ऑफ और ए से बनता है अर्नेस्ट हैकल, एजी से एजी टांसले 1935 में। कब दिया था, 1900। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी, सर्वप्रथम एजी टांसले ने। कब दिया था, 1935 में। ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। इकोलॉजी सर्वप्रथम का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में, और इकोलॉजी इकोसिस्टम की संकल्पना एजी टांसले ने दी थी 1935 में। और डीप इकोलॉजी के जनक है अर्नीस नीश, और भारतीय इकोलॉजी के जनक है प्रोफेसर रामदेव बाबा, नहीं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, बाबा रामदेव मत लगाया ना, आंसर इसका होगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने दी थी, किसने विकसित की थी, वो कर गया आपकी चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों इसी एक वीडियो से आपके 5 से 6 नंबर पक्के आने हैं, और 100% पूरी वीडियो देखना। इसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 23-24 क्वेश्चन हैं। अगर आप उनमें पहले इसको समझ लो वीडियो, फिर उन क्वेश्चन को लगा लेना, आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, श्योर हैं 101%। चलिए आगे चलते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला, अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। आप देखिए ये चीज़ें आप समझ में आ गई आपको क्या, मैंने अभी आपको 3 चीज़ें समझाई हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र ना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, 3 चीज़ें मैंने आपको समझाया। तो आपको कौन कौन सी चीज़ समझ में आ गया, पर्यावरण समझ में आ गया, ठीक है, पारिस्थितिकी समझ में आ गया, और पारिस्थितिकी तंत्र समझ में। पारिस्थितिकी क्या है, जिसके अंतर्गत हम जीवों का और उसके वातावरण में अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं, वो हो गया पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आमतौर पे अनेक खाद्य जाल बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि आमतौर पर अनेक खाद्य जाल का निर्माण किया जाता है। तो अभी ये स्लाइड आगे आ गई, चलो इसको मैं चीज कर देता हूँ, खाद्य जाल अभी नहीं, इससे पहले हाँ पारिस्थितिकी के घटक पढ़ लेते हैं हम पहले स्लाइड में। देखिए पारिस्थितिकी के घटक, पारिस्थितिकी में देख तो लें क्या क्या होता है ना। तो पारिस्थितिकी के जो घटक हैं उसमें आता है आपका जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। पारिस्थितिकी के ये घटक हैं यानी भाग हैं, घटक यानी भाग। तो उसका जो जैविक घटक का एक होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जैविक घटक के 3 भाग हैं। तो उत्पादक में कौन सा, शैवाल पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है, और उपभोक्ता में आपके जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। अपघटक में कवक और जीवाणु आ जाते हैं। अब देखिए ये जो अजैविक है, अजैविक घटक, अजैविक घटक में अजैविक घटक के भी 3 भाग होते हैं, तो कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। तो देखिए कार्बनिक में आप जानते ही हैं प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमस और यूरिया, ठीक है। और अकार्बनिक में आपका आता है मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि, और NPK यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस और खनिज इसके अकार्बनिक के अंदर आ जाते हैं। वहीं भौतिक के अंतर्गत आपका वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब आता है। तो अब ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी घटक तो आप समझ गए। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीकृत या कृत्रिम। इसमें जैसे कि जो आपका स्थलीय और एक है क्या,
जलीय। स्थलीय भाग होता है घास का मैदान, वन और जल। स्थल में कौन कौन से आते हैं आपके, याद कर लीजिए, घास का मैदान, वन और जंगल। और जो जंगल पारितंत्र के अंदर आता है वो क्या आता है, नदियाँ, तालाब, झील और सागर। ठीक है। और देखिए जो जलीय पारितंत्र है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। एक तो होता है लवणीय जल वाला और अलवणीय जल वाला। ये हो गया लवणीय। अलवणीय जिसमें नमक न घुला हो यानी लवण ना हो, यानी वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया आपका तालाब, झील और झरना। वहीं लवणीय जल के अंतर्गत आता है लवणीय झील, ज्वरंद और समुद्र। और देखिए कृत्रिम, कृत्रिम के अंदर आता है आपका कृषि, कृषि है ना। कृषि के अंतर्गत भी क्या आता है, धान का खेत, पार्क, बगीचा और एक्वेरियम। और जल जीवशाला और अंतरिक्ष यान, ये क्या है, कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम इसमें इसके जो उदाहरण हैं, जैसे मैंने बताए थे ना, 3 घटक बताए थे आपको, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ये किसके हमने बताए थे, ये बताए थे आपको जैविक घटक के अंतर्गत बताए थे। तो इसके अंतर्गत देखिए उत्पादक और इसके, तो यहाँ देख लीजिए उत्पादक में कौन कौन आते हैं आप जानते ही होंगे, पेड़ पौधे और शैवाल। बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ मैं एक। उपभोक्ता जीव जंतु और मनुष्य। अपघटन या अपमार्जक में कौन कौन आते हैं, जीवाणु और कवक। देखिए खाद्य श्रृंखला का क्रम है, और खाद्य श्रृंखला का क्रम होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पहले कौन से आते हैं, उत्पादक, दूसरे नंबर पर उपभोक्ता, तीसरे नंबर पर अपघटक। ठीक है। अब देखिए आप अभी एक शब्द आया खाद्य श्रृंखला, तो अब आप समझिए खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला, देखिए खाद्य श्रृंखला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका खाद्य स्थलीय, घास स्थलीय पारितंत्र। घास स्थलीय पारितंत्र उत्पादक कौन होती है, घास हो गई। और ठीक है, तो उत्पादक क्या होगी, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज और चील, गिद्ध, ये हो गए। ये घासी पारितंत्र के, ये घासी पारितंत्र को बनाते हैं। जैसे कि ये है आपकी, ये घास है, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टी मान लेते हैं, घास को टिड्डे ने खाया। और टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने खाया। और मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया, है ना। और सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। समझ में आया। तो ये क्या घासी पारितंत्र बनाते हैं ये सभी लोग मिलकर के। ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में का उदाहरण है आपका, देखिए शैवाल है, फिर जलीय पिस्सू है, छोटी मछली, फिर बड़ी मछली है, उसके बाद बगुला। यानी बगुला किसको, बड़ी मछली को खाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को, छोटी मछली जलीय पिस्सू को। जलीय पिस्सू क्या खाते हैं, जो समुद्र में शैवाल होते हैं। और शैवाल क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैंने कोशिश करी है कि आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए और आपके अच्छे से नंबर आ जाएं यूपी टेट में। ये देखिए उत्पादक में प्रथम श्रेणी के पहले उत्पादक, इसमें खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव आते हैं। पहले आता है आपका उत्पादक, इसमें प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में क्या आता है, मांसाहारी। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। तो नोट इसमें देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा गया है, सफ़ेदा को, यूकेलिप्टस, जो सफ़ेदा का पेड़ होता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। और देखिए प्रकाश इम्पोर्टेंट, देखिए ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो उसे समझिए। पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल यानी H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान और क्या, पर्णहरित यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, ये घटक याद रखना। 5 घटक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित। देखिए नोट, एक मात्र महाद्वीप जहाँ पर घास पारितंत्र नहीं पाया जाता वो कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है। नोट, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोजन एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, समझिए क्या कह रहे हैं ये, कि किसी पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला को, किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी एक दूसरे क्या होते हैं? भोज्य और भक्षक होते हैं। यानी एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो जो जीव दूसरे जीव को खा रहा है वो हो गया भक्षक, और जो खाया जा रहा है वो हो गया भोज्य। यानी जैसे वनस्पति सबसे पहले क्या होती है? कोई भी घास या वनस्पति, वो क्या होगी? भोज्य। और जो उसको खा रही है बकरी, वो क्या होगी? भक्षक। और बकरी को शेर ने खाया तो शेर क्या हो गया? भक्षक। और यहाँ पर बकरी क्या होगी? भोज्य। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब हमने घास पारितंत्र के बारे में बात करी तो हम उसी क्रम में चल रहे हैं कि जिस तरीके से आपको जैसे जो सब पहले यूज़ हो गया तो उसका आगे एक्सप्लेन किया है मैंने। देखिए, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, और हर बार अब आता ही है, इस बार भी आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। देखिए, घास का मैदान। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो कौन कौन से होते हैं बस इसमें ये याद रखना है आपको। तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि एसएसपी के लाल गर्म है, यानी एक एसएसपी हैं जो उनका नाम है एसएसपी के लाल, यानी के लाल उनका नाम है। मान लो किसी एसएसपी का नाम है और वो गुस्से में क्या है? गर्म है। यानी और उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी गर्म घास के मैदान। तो वो कौन कौन से? S4 आ गया आपका सवाना, S4 सवाना, और दूसरे S का मतलब है सेल्वास, वो अमेज वेशन में। और तीसरा है आपका P फॉर पार्कलैंड, K फॉर कंपास ब्राज़ील। ये देखिए 2019 यूपीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। और लाल से हो गया लानोस, कंबोडिया, वेनेजुला में ये आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसकी भी एक ट्रिक है एसपी की। वहाँ एसएसपी थे, यहाँ केवल एसपी हैं। एसपी की डीपी पर वेल्स घास के मैदान ठंडे हैं। एसएसपी की डीपी पर वेल्स घास के मैदान ठंडे हैं। बस आपको इतना याद रखना है और आपको क्रम याद हो जाएगा। देखिए, एस का हो गया स्टेपी मध्य, जो स्टेपी घास का मैदान है ये कैसा है? शीतोष्ण घास के मैदान है। तो S4 क्या बनना है आपका? स्टेपी, मध्य एशिया यूक्रेन में। P फॉर पंपास, की फॉर कैंटरबरी न्यूजीलैंड, और P फॉर पुस्टाज हंगरी, और D फॉर डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। प्र से होगा प्रेयरी कनाडा, और आपके वेल्स घास के मैदान है तो वेल्स हो गया दक्षिण अफ्रीका। याद हो गया होगा आई थिंक आपको। देख लीजिए ट्रिक। पहले आपने देखा एसएसपी के लाल गर्म है। ठीक है, एसएसपी के लाल गर्म है, लिख लेना आप, नोट कर लेना कहीं भी, या याद कर लेना, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एसएसपी के लाल गर्म है, यानी गर्म घास के मैदान आप किससे याद हो जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान के लिए आप एसपी की डीपी पर वेल्स घास के मैदान हैं तो एस स्टेपी, पी फॉर पंपास, की फॉर कैंटरबरी, पी फॉर पोस्टाज, डी फॉर डाउन्स, और प्रेस से प्रेयरी, और आपका वेल्स से हो गया वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका। ट्रिक देखिए ये आपको मिल जाएगा। एसएसपी के लाल गर्म है, और दूसरी ट्रिक है एसपी की डीपी पर वेल्स घास के मैदान ठंडे हैं।
अब ये देखिए, भारत के घास के मैदान, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। सोनमर्ग, गुलमर्ग ये क्या है, जम्मू कश्मीर में है। बुग्याल पयाल उत्तराखंड में, उर्मिल कर्नाटक में। ये देखिए, ये कुछ तो आ चुके हैं इसमें, जो मैंने इम्पोर्टेंट है वो निशान लगा दी थी। उर्मिल मैंने लगा दिया है, ये उर्मिल आ सकता है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, और एक ही आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, खज्जर चंबा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बाकी सभी ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, बन्नी घास के मैदान जो हैं, बन्नी घास, ये गुजरात कच्छ के रण में पाई जाती है। और ये खज्जर चंबा ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और शोला घास के मैदान जो है महाराष्ट्र पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। ये भी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय हो चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो या उच्च श्रेणी के जंतुओं की संख्या को जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार से संबंध होता है। इस संबंध को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो इसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो समझिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादकों, यानी क्या होता है, एक उत्पादक भी है उसमें और उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन सा, प्राथमिक श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इन सब के जो, इन सब को मिलाकर जो भार है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस इन सबको मिला के जो भार बनता है उसको बोलते हैं जीव भार, यानी वायुमास बोलते हैं। और संचित ऊर्जा, जैसे इन सब में जो जीवों में जो जीव भार है और इनकी जो ऊर्जा है, इन सब में एक ऊर्जा होती, सभी में ऊर्जा होती है, तो इन ऊर्जा का एक परस्पर संबंध होता है। ठीक है, इन संबंध को जब चित्र के रूप में दिखाया जाएगा तो इसी को हम पिरामिड कहते हैं। देखिए नोट कि पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एटनर, ये देखिए चार्ल्स एटन ने 1927 में रखा था। ठीक है, अतः इन्हें एटनियन पिरामिड भी कहते हैं। एटनियन पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स एटन ने 1927 में सर्वप्रथम इसका विचार रखा था। मुख्य रूप से पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। चलिए इसको एक एक से देखते हैं। देखिए, जीव संख्या का पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ये तो आपके ऊपर लिखा हुआ। अब एक बार समझ लीजिए इसको, कि जिस पिरामिड में, जो हम पिरामिड का चित्र बनाएंगे उसमें, कि जिस पिरामिड में क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पादक और तथा विभिन्न श्रेणी की जो उत्पादक और उपभोक्ता, आप इसको प्राथमिक और द्वितीय छोड़िए, जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में संख्याओं के बारे में जो बोध होता है, यानी संख्या के बारे में जो पता चलता है, यानी कितनी संख्या में तो उत्पादक हैं, ठीक है, और कितनी संख्या में उसके उपभोक्ताएं हैं। यानी मान लो 20 चॉकलेट हैं, उसके उपभोक्ता करने वाले 40 हैं। इस तरीके से ये संख्या को जो दर्शाता है वो जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या बताता है। क्या बताता है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनकी संख्या को ये दर्शाता है। ऊपर के भाग में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बताते हैं। ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के, ध्यान रखिए, पूछ लेता है कि जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सीधे, उल्टे, सीधा, एक में सीधा दे रखा है, एक में उल्टा दे रखा है, तीसरे में सीधे उल्टे, और
चौथे में आपको देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जीव संख्या। याद रखिए जीव संख्या, जीव संख्या, जीव संख्या का प्रारंभ सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। घास स्थलीय व फसल स्थलीय प्रारंभ तंत्रों के प्रारंभ सीधे बनेंगे, जबकि एक पेड़ का प्रारंभ बिल्कुल उल्टा बनेगा। देखिए अब देख लिए उदाहरण आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो हम पेड़ का प्रारंभ बना है, तो एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, और सबसे पहले उसमें क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। फिर एक पेड़ एक है इसलिए इसको नीचे रखा गया, एक ही तो इसकी संख्या एक है पेड़। अब पेड़ के ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ों से ज़्यादा होंगे ना उपभोक्ता, यानी जो चिड़िया या फिर कोई भी जीव जंतु क्या होंगे, पेड़ से अधिक मात्रा में होंगे। और जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उससे ज़्यादा क्या होंगे, द्वितीय उपभोक्ता होंगे, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता से भी ज़्यादा क्या होंगे, तृतीय उपभोक्ता। बात समझ में आई। अब वहीं अगर फसल का, अगर मान लो कोई खेत का, गेहूं का खेत है या किसी का बाजरे का, सरसों का, ये कोई भी खेत है तो, या घास है, कुछ भी है, तो घास में क्या, घास की संख्या बहुत होगी, बहुत सारी घास होती है, ये देखिए घास है, तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, फिर उससे कम द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के और भी कम उपभोक्ता होते हैं। जैसे घास का उदाहरण अगर एक हम ले लें, जैसे किसी घासी मैदान का उदाहरण ले लेते हैं, तो उसमें जो मान लो बकरी है या फिर हिरन है, हिरन कुछ संख्याओं में होती हैं, आपने देखा होगा जंगलों में, तो हिरन खाती है घास को और घास खाता है, सॉरी, हिरन खाती है घास को और हिरन को खाता है आपका बाघ या शेर जो भी है। तो आप देखते हैं शेरों को सेव द टाइगर भी बोलते हैं, सेव द लॉयन, सेव द, तो यानी इनकी संख्या कम है, जो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, ठीक है, जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो नोट, जीव संख्या प्रारंभ में सदैव सबसे ऊपर मांसाहारी जीव ही रहेगा, चाहे तो प्रारंभ उल्टा बने या प्रारंभ सीधा बने। प्रारंभ या तो सीधा बने या फिर उल्टा बने, है ना। दोनों ही दिशा में सबसे टॉप पर क्या होगा, दोनों ही दिशा में यहाँ पर मांसाहारी होगा। ये देखिए दोनों सीधे बन गए। मान लो ये सीधा प्रारंभ है तो ये क्या है आपका उल्टा, ये हो गया आपका उल्टा प्रारंभ। तो इन दोनों ही दिशा में आपके टॉप पर क्या होगा, अगर एक पेड़ का पारितंत्र बनाएंगे तब तो उल्टा बनना है प्रारंभ, और जब सीधा प्रारंभ बनाएंगे तो भी क्या, मांसाहारी ऊपर रहेगा और यहाँ पर भी मांसाहारी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये संख्या का है ना कि भार का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जीव भार प्रारंभ। जीव भार, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वजन की बात की जाएगी, भार की बात की जाएगी। जिस प्रारंभ द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता एवं जीव विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है, जीव भार का प्रारंभ कहलाता है। जीव भार के प्रारंभ भी सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। तो देखिए जीव संख्या का प्रारंभ और जीव भार का प्रारंभ दोनों ही कैसे बनते हैं, दोनों ही एक सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। आपको ये याद रखना है, सीधे और उल्टे दोनों ही प्रकार के यहाँ पर प्रारंभ बनेंगे। किसके, जीव संख्या का, पहला क्या था हमारा संख्या प्रारंभ, और दूसरा क्या है, भार प्रारंभ। ये दोनों ही क्या है, दो प्रकार के बनते हैं, सीधे भी और उल्टे भी, ठीक। ये देखिए, तो जिस प्रारंभ द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के भार के संबंध में ज्ञात हो, उसे जीव भार प्रारंभ कहते हैं। जीव भार प्रारंभ भी सीधे या उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण, वन एवं घास स्थलीय प्रारंभ। इसका उदाहरण क्या है, ये देखिए उदाहरण, ये क्या है, वन एवं घास स्थलीय प्रारंभ। कैसे, देखिए वनों का भार व घास
इनका भार, फिर प्राथमिक उपभोक्ता का भार, और फिर द्वितीय उपभोक्ता का भार, फिर तृतीय, और फिर उच्च श्रेणी का भार। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जीव पेड़ पौधे और जंगल अगर मिला दें तो उनका भार किसी भी उपभोक्ता से कम होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, जीव भार का प्रारंभ हो गया, जीवों का भार कम होगा। देखिए अब देखिए सीधे उल्टे का उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे कि तालाब है, एक तालाब के जीव प्रारंभ कैसा बनता है, उल्टा। ये क्वेश्चन आएंगे 100%, आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए, मेरी बात से समझ में आई। इसको अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जा कर के आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना, इसको PDF को डाउनलोड कर लेना, और इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेना, आप 6 नंबर तो कहीं नहीं गए, 6 नंबर पक्के हैं 100%। ठीक है। तो देखिए एक तालाब के प्रारंभ कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, उपभोक्ता क्या होती है, प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक जो उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, होते हुए भी भार कम होता है। मतलब संख्या ज़्यादा हो लेकिन वो छोटे छोटे जीव हों तो क्या होगा, संख्या ज़्यादा होगी, भार कम होगा। इसलिए तालाब का प्रारंभ हमेशा उल्टा बनता है। याद रखना, तालाब का प्रारंभ कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जबकि उच्च मांसाहार बड़ी मछलियाँ जंतुओं की संख्या में, यानी जो उच्च मांसाहार हैं उनकी संख्या में कम होते हुए भी भार अधिक होता है। जैसे व्हेल मछली, बड़ी मछली हो गई, तो उसमें क्या होगा, भार अधिक होगा। तो देखिए जो छोटे छोटे जीव क्या हैं, डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन्स जो उत्पादक होती हैं, ये जीव जो समुद्र में जैसे कि हमारे मैदान पे घास होती है, उसी तरीके से ये समुद्र या तालाब में छोटे छोटे घास जैसे जीव होते हैं। ये घास समझ लो, ये प्राथमिक ये उत्पादक हैं। ये क्या हैं, उत्पादक। तो ठीक इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन ये बाहर में बहुत छोटे छोटे होते हैं, कम होते हैं। वहीं प्राथमिक उपभोक्ता जो है इनसे थोड़ा बड़े होते हैं और उनकी संख्या इन भार अधिक होता है और संख्या कम होती है। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता तो शाकाहारी मछली होती हैं, वो खाती हैं, तो इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या कम होती है लेकिन भार अधिक होता है। वहीं बड़ी मछलियों की संख्या और कम होती है लेकिन उनमें भार और अधिक ज़्यादा होता है। तो तालाब का प्रारंभ कैसा बनता है, तालाब का प्रारंभ बनता है उल्टा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, संचित ऊर्जा का प्रारंभ। तीसरा कौन सा है आपका, संचित ऊर्जा का प्रारंभ। देखिए जो प्रारंभिक ऊर्जा के परिमाण का बोध कराता है उसे संचित ऊर्जा का प्रारंभ कहते हैं। ऊर्जा का प्रारंभ सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का प्रारंभ सदैव सीधा होता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा ली किसी ने, पौधे ने, और पौधे से ऊर्जा ली प्राथमिक उपभोक्ता ने 10%, और ये 10% आगे के उपभोक्ताओं, फिर 10% आगे के उपभोक्ताओं में, यानी ये 90% जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। 90% ऊर्जा कहाँ खर्च हो जाती है, जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। अभी आप समझिए 10% ऊर्जा का क्या मतलब है। देखिए 10% ऊर्जा का एक नियम है क्या नियम है कि किसी जीव ने, मान लो घास है, सूर्य से उसने 100% ऊर्जा ली। कितनी ली, ये सूर्य है, सूर्य से मान लो किसी ने 100% ऊर्जा ली, किसी पेड़ ने 100% ऊर्जा ली या घास ने ली। अब इसको मान लो किसी बकरी ने या हिरन ने खाया, तो इसने जब खाया तो इसका क्या, इसमें क्या आएगा, 10% ऊर्जा ही आएगी इसमें, बकरी में। अब जब बकरी में 10% हुई है तो इसको मान लो किसी मांसाहारी ने खाया, तो जो उसकी जो ऊर्जा, तो अब ये इसमें कितना आएगा, 10% का भी इसमें 10%, यानी 1%, यानी सूर्य से अगर इसको लगाएं तो सिर पे कितनी आएगी, 1% ऊर्जा आएगी। ठीक है, ये 10% का नियम है। तो ये
पूरी वीडियो का सार मैंने इसमें इन क्वेश्चनों में दे रखा है, ये देख लीजिए। आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें कर लेंगे, आप मज़े आ जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन कराता हूँ, याद भी हो गए होंगे आपको बहुत से। देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीच, ये पुस्तक का नाम आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक हैं डार्विन। फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक हैं आपके लेमार्क। जलीय चक्र को नियमित करते हैं वन। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्रारंभ कैसा होता है? सदैव सीधा। सभी पारितंत्रों में ऊर्जा का प्रारंभ, याद करिए, अभी भी बताया है, ऊर्जा का प्रारंभ कैसा बनता है? सीधा बनता है। और एक वृक्ष का प्रारंभ संख्या का, एक वृक्ष पारितंत्र में संख्या का प्रारंभ कैसा बनता है? उल्टा बनता है। एक तालाब का प्रारंभ कैसा बनता है? उल्टा बनता है। एक वृक्ष का, एक तालाब का उल्टा बनता है। तालाब का कौन सा है? भार वाला। और पेड़ वाला क्या है? पेड़ वाला क्या है? संख्या का प्रारंभ है। नेक्स्ट देखिए, एक संतुलित पारितंत्र में जीवों की संख्या होती है स्थिर। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। जलमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारितंत्र है, याद रखिएगा। जलमंडल जो है पृथ्वी का सबसे बृहद पारितंत्र है। या नेक्स्ट देखते हैं, जलमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारितंत्र है। ये 9 हो गया। 10वां देखिए, पारितंत्र में तंत्रों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। परपोषी गुण सभी उपभोक्ताओं में पाया जाता है। परपोषी गुण पूछ लेता है कि किस में पाया, तो सभी उपभोक्ताओं में पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत, ये भी मैंने ऊपर ही कराया था। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर में रूपांतरित करता है, तो कितना करता है? 10%। दो भिन्न पारितंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को कहते हैं इकोक्लाइड। क्या बोलते हैं? इकोक्लाइड। देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, 10% का नियम देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? लिंडेमान। और उन्होंने 1942 में यह मान दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने 1942 में। खाद्य श्रृंखला में नेपिथीज कीट भक्षी पौधा का स्तर है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का। याद रखना, नेपिथीज है, नेपिथीज, इसका प्रश्न आता ही है। और जो अभी जो सीटेट भी निकल के गया उसमें भी ये क्वेश्चन था। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र इक्वेरियम है। सबसे छोटा पारितंत्र पूछ ले तो कौन सा है? इक्वेरियम है। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? धान का खेत। सबसे बड़ा पारितंत्र है आपका धान का खेत, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारितंत्र कौन सा है? पर्णपाती वन। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? जंगल। स्थल खंड पर, ध्यान रखिए, स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? जंगल। 20, पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नीम है, पीपल है, बरगद है और तुलसी है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसका पारिस्थितिक अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय का। हमने बताया था, जीव समुदाय के वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। नेक्स्ट 22, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, मैंने आपको दिया था कि कमेंट में बताना, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सागरीय पारितंत्र सबसे बेहतर पारितंत्र है। सागरीय पारितंत्र सबसे स्थिर, बेहतरीन नहीं, सबसे स्थिर पारितंत्र कौन सा है? प्रश्न पूछ ले तो कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा? सागरीय पारितंत्र सबसे बेहतरीन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लाल एवं नीला रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आपको याद रखना है, लाल और नीला रंग इसमें से। देखिए दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहुत अच्छे से फिनिश कराने की कोशिश की। इसको अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना वीडियो को। और मैं आशा करता हूँ कि आपके इस वीडियो से, केवल इस वीडियो से आपके 6 नंबर कन्फर्म है।
क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में कुछ छोड़ा ही नहीं, जो है क्वेश्चन भी करा दी। देखो पारिस्थितिक में जो इम्पोर्टेंट होता है, एक तो पर्यावरण करा दिया है ना, पर्यावरण के बाद पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी हो गया आपका, और पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीन चीज़ें हैं इनके इर्द गिर्द। और कौन सा ऊर्जा उत्पादक और कौन कौन से पारिस्थितिकी घटक होते हैं, है ना, और कौन से पर्यावरण के घटक होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अब तो पूरा वीडियो देखा है तभी आप यहाँ पर हैं, तो आपको वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको सही लगता है कंटेंट तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आगे की वीडियो यूपी टेट के इसमें बना दूँगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।